प्यारे बच्चों, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने ये जाना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये दो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से प्रूव हुआ था। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और दूसरा था हर्शे एंड चेस का T2 बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट। आप ये जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो आज के लेक्चर में आप ये जानेंगे कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में आप जानेंगे और कुछ बातें हम आपको और भी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। तुम ये जानते हो कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हर्शे एंड चेज ने बेहतर तरीके से साबित किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन्स नहीं होती। कुछ वायरसेस में जैसा कि टीएमवी है, एचआईवी है, पोलियो है, MS2 फाज है और क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, इन सभी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल तो अब दो तरह के हो गए। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन दोनों में बेहतर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? तो डीएनए वर्सेस आरएनए हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, कौन सा जेनेटिक मटेरियल ज्यादा बेहतर होता है। डीएनए और आरएनए में डीएनए को बेहतर जेनेटिक मटेरियल माना गया है। डीएनए को बेहतर जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया है, इसको आप यहां पर सीखेंगे। वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नॉट द आरएनए। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए क्यों नहीं होता? आरएनए तो केवल कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टीएमवी है, एचआईवी है, पोलियो है, MS2 और क्यूबी बैक्टीरियोफाजेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, इसको आप जानेंगे इस लेक्चर में। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है, यानी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, यदि इसमें ये चार प्रॉपर्टीज होंगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये चार प्रॉपर्टीज हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए चार प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी जो जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। कोई भी चीज जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकती है यदि वो स्टेबल होगी। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उस मॉलिक्यूल का केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना जरूरी है, यानी उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है यदि उसमें म्यूटेशन होता हो। म्यूटेशन कहते हैं स्लो चेंजेस,
नेचर में जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, शरीर में जो धीरे 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 बदलाव आते हैं, वो म्यूटेशंस हैं। तो यानी जो वो मटेरियल जिसमें म्यूटेशन होगा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन का मतलब होता है स्लो चेंजेस, ग्रेजुअल या स्लो चेंजेस होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स में, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, यानी उसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है यदि वो एक्सप्रेस हो जाए, यानी उसमें एक्सप्रेशन हो। जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए आरएनए के रूप में एक्सप्रेस हो जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस हो जाता है, यानी उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो कोई भी मॉलिक्यूल बेटा जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है यदि उसमें ये चार प्रॉपर्टीज हों। फिर से देखो क्या क्या है, वो मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सके, यानी उसमें रेप्लिकेशन हो, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, यानी उसमें स्टेबिलिटी हो, उसमें म्यूटेशन हो यानी स्लो चेंजेस हो, यानी उसमें म्यूटेशन हो, और वो एक्सप्रेस हो जाए, उनमें एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। जैसे डीएनए आरएनए में एक्सप्रेस हो जाता और आरएनए प्रोटीन में एक्सप्रेस हो जाती। तो कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है यदि उसमें ये चार प्रॉपर्टीज हैं, रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए वर्सेस आरएनए देखते हैं। और इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम यह साबित करेंगे कि डीएनए और आरएनए में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है। प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। पहला है रेप्लिकेशन। जहां तक रेप्लिकेशन की बात है, डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन हो सकता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू रेप्लिकेट। डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन हो सकता है। डीएनए से डीएनए बन जाता है रेप्लिकेशन के बाद, और आरएनए से आरएनए बन जाता है रेप्लिकेशन के बाद। तो रेप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो डीएनए आरएनए दोनों के अंदर मौजूद है। डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो इस मामले में दोनों बराबर हैं, दोनों का रेप्लिकेशन हो सकता है। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी। अब डीएनए और आरएनए में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जरा देखना। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने तुम्हें बताया था कि एस स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया गया। एस वाले बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन को तुमने हीट से किल कर दिया था। हीट से किल करने के बाद बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया मर गया, सेल्स के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और डीएनए के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हीट से किल करने के बाद बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है, और उसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। और डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें निमोनिया कॉजिंग जीन्स हैं, डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें निमोनिया को पैदा करने वाले जीन्स हैं, निमोनिया कॉजिंग जीन्स हैं, वो आर स्ट्रेन में चले जाते हैं और आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है एस स्ट्रेन में। ये हमने तुम्हें पहले बताया था। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया
कि हीट ने बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन हीट ने डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं किया। डीएनए की जो प्रॉपर्टीज है डीएनए के टूटने के बाद भी बरकरार होती हैं। तो हीट ने बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन डीएनए अभी भी जिंदा है। डीएनए अभी भी जिंदा है। वो डीएनए का टुकड़ा जिसमें निमोनिया को कॉज करने वाले जीन्स हैं, वो अगर आर वाले बैक्टीरिया में चले जाते हैं तो आर वाला बैक्टीरिया एस में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी डीएनए की प्रॉपर्टीज अभी भी जिंदा हैं। हीट ने बैक्टीरिया को मार दिया, लेकिन डीएनए की प्रॉपर्टीज अभी भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब डीएनए एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यह साबित हुआ। हीट के बाद भी, बैक्टीरिया के मरने के बाद भी डीएनए की प्रॉपर्टीज अभी बरकरार है। डीएनए की प्रॉपर्टीज नहीं जाती। अगर डीएनए को हम हीट करते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। आर्जिनिन पेयर करता है थायमीन से, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से। जब हम डीएनए को हीट करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में बताया था, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ब्रोकन, ये टूट जाते हैं। अगर डीएनए को हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। लेकिन ठंडा होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फिर से बन जाते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में फिर चिपक जाते हैं। तो हीट के बाद भी डीएनए ने अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोया, क्योंकि डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय हीट, दे हाइब्रिडाइज, वो फिर से चिपक जाते हैं, या हेल्ड टुगेदर, ठंडा करने पर वो फिर से एक दूसरे में चिपक जाते हैं, क्योंकि डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हीट देने पर भी डीएनए ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया। इसका मतलब है डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। दूसरी बात देखो, आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर, आरएनए की शुगर है राइबोस शुगर। इस शुगर की सेकंड कार्बन पर एक OH ग्रुप पाया जाता है। आरएनए की शुगर यानी राइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर OH होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड कार्बन पर H होता है, H। आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर ये जो OH ग्रुप है, इसको ऐसे लिखते हैं 2-OH। ये सेकंड कार्बन पर ये OH ग्रुप मौजूद है। ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। आरएनए की राइबोस शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप होता है वो हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, जिसकी वजह से आरएनए जल्दी नष्ट हो सकता है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और आसानी से नष्ट हो जाता है। किसी भी चीज से आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है, लेबाइल हो जाता है, थर्मोलेबाइल या और भी चीजों से ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो आरएनए की राइबोस शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है, ये एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से आरएनए जल्दी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नष्ट हो जाता है। ये थर्मोलेबाइल टेम्परेचर से आसानी से नष्ट हो जाएगा या और भी चीजों से आसानी से नष्ट हो जाएगा। डीएनए आसानी से नष्ट नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। हीट देने पर भी डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खो रहा, डीएनए स्टेबल है। आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है, इसकी वजह से आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, किसी भी चीज से जल्दी नष्ट हो जाता है। तीसरी बात देखो, ये सारी बातें हम लोग स्टेबिलिटी को लेकर कर रहे हैं। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम।
इसका एग्जाम्पल हमने बताया था 23S राइबोसोमल आरएनए। 23S राइबोसोमल आरएनए ये राइबोजाइम है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे एंजाइम कहलाते हैं राइबोजाइम। एंजाइम होने की वजह से ये कैटालिटिक हैं, कैटालिटिक होने की वजह से रिएक्टिव हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल हैं। तो आरएनए अनस्टेबल होते हैं क्योंकि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम की तरह काम करते हैं यानी कैटालिटिक हैं, इसीलिए रिएक्टिव हैं और इसीलिए अनस्टेबल हैं। तो डीएनए और आरएनए की अगर तुलना करें तो डीएनए काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है, हीट से भी खराब जल्दी नहीं होता, जबकि आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इस सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप की वजह से भी अनस्टेबल है, और कुछ आरएनए एंजाइम की तरह काम करते हैं, वो भी अनस्टेबल है। तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। आरएनए मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी सेकंड कार्बन पर ये OH हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। डीएनए में OH की जगह H होता है, इसलिए डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। एक बात और है, डीएनए में थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। थाइमीन में मिथाइल ग्रुप होता है। यूरेसिल की 5th कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप को लगा दो तो थाइमीन बन जाता है। यूरेसिल और थाइमीन में इतना ही अंतर है, यूरेसिल की 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप के लग जाने से थाइमीन बनता है और मिथाइलेशन से स्टेबिलिटी आती है। मिथाइल ग्रुप लग जाने से थाइमीन में ये ज्यादा स्टेबल होता है यूरेसिल की तुलना में। तो डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एडिशनल अतिरिक्त स्टेबिलिटी आ जाती है, एक एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। तो पहली दो चीजें देखी, रेप्लिकेशन की बात करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए से डीएनए बन जाता है और आरएनए से आरएनए बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी में दोनों बराबर हैं, डीएनए और आरएनए। लेकिन स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डीएनए आरएनए से बहुत ज्यादा आगे है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, हीट करने पर भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है, यह ध्यान रखना। हीट करने पर भी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खोता है, और इसकी शुगर की सेकंड कार्बन पर H है। और तीसरा हमने बताया कि डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। तीसरा हमने बताया थाइमीन की मौजूदगी, डीएनए पर थाइमीन होता है यूरेसिल की जगह पर, जो एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। तो फिर से देखो, डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से आरएनए। इस प्रॉपर्टी में दोनों एक जैसे हैं रेप्लिकेशन के मामले में। स्टेबिलिटी के मामले में देखें, डीएनए आरएनए से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। हीट की वजह से भी डीएनए नहीं नष्ट होता क्योंकि डीएनए स्टेबल है। डीएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर OH की जगह H है, इसकी वजह से भी डीएनए स्टेबल है। और डीएनए में थाइमीन होता है यूरेसिल की जगह पे, ये एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि आरएनए की शुगर की सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, इसकी वजह से आरएनए लेवाइल और इजिली डिग्रेडेबल है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। एंजाइम मतलब कैटालिटिक, कैटालिटिक मतलब रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो दो बातों में देखा तुमने, रेप्लिकेशन में दोनों बराबर हैं, लेकिन स्टेबिलिटी में डीएनए बहुत आरएनए से आगे है। अब आती तीसरी प्रॉपर्टी, म्यूटेशन। जहां तक म्यूटेशन का सवाल है, आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है,
आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें म्यूटेशन फास्ट होते हैं। आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें म्यूटेशन डीएनए की तुलना में तेज होते हैं। म्यूटेशन की जो रेट है वो डीएनए से बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आरएनए जीत रहा है। आरएनए में म्यूटेशन ज्यादा तेजी से होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। तो आरएनए में म्यूटेशंस फास्टर होते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसमें म्यूटेशन फास्टर हैं। जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस हैं उनमें जल्दी जल्दी म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस। आरएनए कंटेनिंग वायरस में जल्दी जल्दी म्यूटेशन होते हैं और उनमें नए नए स्ट्रेन इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं। न्यू स्ट्रेन्स बहुत तेजी से इवॉल्व होते हैं, नए स्ट्रेन्स बहुत तेजी से पैदा होते हैं। कोरोना में डेल्टा वेरिएंट आ गया, डेल्टा प्लस आ गया, कप्पा वेरिएंट आ गया, बहुत सारे वेरिएंट। आरएनए कंटेनिंग वायरसेस में म्यूटेशन तेज होते हैं और नए नए स्ट्रेन जल्दी इवॉल्व होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखो, यहां पर तो आरएनए रेप्लिकेशन के मामले में डीएनए और आरएनए दोनों बराबर हैं, दोनों में रेप्लिकेशन हो सकता है। स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए आरएनए से बहुत बेहतर है। म्यूटेशन के मामले में आरएनए डीएनए से बेहतर है। आरएनए कंटेनिंग वायरसेस या आरएनए में ज्यादा तेजी से म्यूटेशंस होते हैं क्योंकि आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए में जो अनस्टेबिलिटी है वो सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप की वजह से होती है, ध्यान रखना। अब एक्सप्रेशन की बात आती है। चौथी प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन। डीएनए एक्सप्रेस होता है आरएनए में, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए एक्सप्रेस होता है प्रोटीन्स में, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने के लिए डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए डीएनए को आरएनए पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आरएनए सीधा प्रोटीन बना सकता है। इट हैज नॉट टू डिपेंडेंट ऑन डीएनए, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए, डीएनए से प्रोटीन्स बनने के लिए बीच में आरएनए बनता है। तो डीएनए को प्रोटीन्स बनाने के लिए पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, यानी प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे डिपेंडेंट है डीएनए। तो डीएनए पहले एक्सप्रेस होगा आरएनए में, आरएनए एक्सप्रेस होता है प्रोटीन में, आरएनए से सीधे प्रोटीन बन जाती है। तो जहां तक एक्सप्रेशन की बात है, दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। डीएनए भी एक्सप्रेस हो रहा है और आरएनए भी एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों से प्रोटीन्स बन रही हैं। लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए बीच में आरएनए बनाना पड़ेगा, जबकि आरएनए सीधा प्रोटीन्स बना सकता है। आरएनए डायरेक्टली फॉर्म्स प्रोटीन्स, आरएनए सीधा प्रोटीन बना सकता है। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, डीएनए को आरएनए पर डिपेंड रहना पड़ता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो डीएनए भी एक्सप्रेस हो रहा है, आरएनए भी एक्सप्रेस हो रहा है और प्रोटीन बन रहे हैं। लेकिन डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड होना पड़ता है। जो प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी है, जिसमें मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम वगैरह भी शामिल है, कहता था प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ये आरएनए के इर्द गिर्द ही विकसित हुई है। इसका इवोल्यूशन आरएनए के इर्द गिर्द है, आरएनए के अराउंड है। तो प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी का इवोल्यूशन भी आरएनए से है। तो इस मामले में, एक्सप्रेशन के मामले में, दोनों ही एक्सप्रेशन होता है। डीएनए का भी एक्सप्रेशन हो रहा है, आरएनए का भी। लेकिन आरएनए सीधा प्रोटीन बनाता है, तो कुछ मामले में डीएनए से बेहतर हुआ इसका एक्सप्रेशन। आरएनए सीधा प्रोटीन बना देता है, पहली बात। और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए से विकसित हुई, आरएनए के इर्द गिर्द विकसित हुई है। तो इस मामले में
एक्सप्रेशन के मामले में आरएनए डीएनए से थोड़ा बेहतर है। अब देखो, चार बातें तुमने जान ली। कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है यदि उसमें ये चार प्रॉपर्टीज हो: रेप्लिकेशन, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन और एक्सप्रेशन। रेप्लिकेशन के मामले में डीएनए और आरएनए दोनों बराबर हैं, डीएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से आरएनए। स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए आरएनए से बहुत 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 ज्यादा आगे है, डीएनए आरएनए से बहुत ज्यादा स्टेबल है। म्यूटेशन के मामले में आरएनए में म्यूटेशन तेज होता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए में डीएनए से म्यूटेशन तेज होता है, फास्टर। इसमें आरएनए म्यूटेशन के मामले में बेहतर है। एक्सप्रेशन के मामले में भी आरएनए सीधा एक्सप्रेस होता है प्रोटीन में, जबकि डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए पहले आरएनए बनाना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, प्रोटीन को बनाने वाली जो मशीनरी है वो आरएनए के इर्द गिर्द विकसित हुई है, वहां पर आरएनए मौजूद है इवोल्यूशन के लिए। सारी बातें अपनी जगह हैं। अगर स्टेबिलिटी देखी जाए बेटा, तो डीएनए की तुलना में आरएनए कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए नहीं होता। देयरफॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये चारों प्रॉपर्टीज डीएनए और आरएनए दोनों में थी, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। लेकिन ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, अधिक स्टेबिलिटी होने की वजह से डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन सूचना को आगे ले जाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए ज्यादा बेहतर है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ले जाने के लिए आरएनए ज्यादा बेहतर होता है। और यहां पर कौन सा आरएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ले जाता है? वो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड है और इसी जेनेटिक कोड की मदद से प्रोटीन्स बनती हैं। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो डीएनए आरएनए से बहुत आगे है। इस वजह से डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर बात की जाए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ले जाने की, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए से सीधा प्रोटीन बनता है, उस मामले में आरएनए बेहतर है। तो तुमने जाना कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है और आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। एनसीईआरटी ने डीएनए और आरएनए में जो कंपैरिजन था, उसके बाद आरएनए वर्ड के बारे में दिया है। देखो, जब दुनिया बनी थी तो लोगों का यह मानना था कि हम लोग डीएनए की देन है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया में पहले डीएनए आया, बाद में आरएनए आया। लेकिन यह बात आगे चल के गलत साबित हो गई जब राइबोजाइम की डिस्कवरी हुई। राइबोजाइम आरएनए के मॉलिक्यूल थे जो एंजाइम की तरह काम करते थे। एंजाइम की तरह काम करने का मतलब वो काट सकते थे, छांट सकते थे, जोड़ सकते थे, यानी वो अपना काम खुद कर सकते थे। तो शुरुआत में ऐसे ही मॉलिक्यूल की जरूरत थी जो अपना काम खुद कर सके। ये प्रॉपर्टी आरएनए में थी और डीएनए में नहीं थी। तो लोगों की विचारधारा बदल गई। पहले ये लोग मानते थे कि हम लोग डीएनए की देन है, इसे डीएनए वर्ड कहा जाता था कि डीएनए दुनिया में पहले आया था। लेकिन डीएनए से पहले आरएनए बेटा आया था। यह कैसे साबित हुआ? राइबोजाइम की डिस्कवरी के बाद। राइबोजाइम की डिस्कवरी के बाद यह पता लगा कि आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं, जो काट सकते, छांट सकते और जोड़ सकते। शुरुआत में ऐसे ही मॉलिक्यूल्स चाहिए थे पृथ्वी पर
इस अर्थ के ऊपर जो अपना काम खुद कर सके। आरएनए में ये प्रॉपर्टी थी, डीएनए में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। तो अब ये तय हो गया कि इस दुनिया में पहले आरएनए आया, बाद में डीएनए आया। इस दुनिया में पहले आरएनए आया, हम सब आरएनए की देन है। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। दुनिया में जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। दुनिया में जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। आरएनए पहले आया इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर। आरएनए केम अर्लियर देन डीएनए। आरएनए डीएनए से पहले आया। इनिशियली आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। शुरुआत में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग वर इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में चलती है, ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन का बनना, और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब काटना, छाटना, जोड़ना, यह आरएनए के अंदर प्रॉपर्टी थी। क्योंकि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे राइबोजाइम। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की उपापचय है, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनना, स्प्लाइसिंग काटना छाटना, ये सारी चीजें आरएनए के इर्द गिर्द थी, आरएनए से विकसित हुई हैं। ये सब आरएनए के अंदर प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आरएनए ऐसा कर सकता है, ये सारे काम आरएनए कर सकता है। ये सारी चीजें आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई हैं। ये सब आरएनए की देन है। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है, ये हमने बताया। एंजाइम या कैटालिस्ट की तरह कुछ आरएनए काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम। ये भी ध्यान रखना। तो शुरुआत में ऐसे ही मॉलिक्यूल्स चाहिए जो एंजाइम की तरह होते हैं, काट सकते, छाट सकते, जोड़ सकते, यानी अपना काम खुद कर सकते। आरएनए कर सकता, डीएनए नहीं कर सकता, क्योंकि आरएनए के मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, ये बिल्कुल सत्य है। आरएनए डीएनए से पहले आया था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग ये सब आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई हैं। ये सब आरएनए की देन है। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, राइबोजाइम। डीएनए ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन आरएनए में प्रॉब्लम थी। आरएनए में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? आरएनए राइबोजाइम की तरह था, यानी कैटालिस्ट की तरह था, एंजाइम की तरह। आरएनए के मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, यानी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव थे। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल था। लेकिन जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल होने से नुकसान था। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल चाहिए। इस वजह से आरएनए से डीएनए बना। आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि आरएनए एंजाइम यानी कैटालिस्ट था, इसलिए रिएक्टिव था। रिएक्टिव होने से अनस्टेबल था। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो। तो आरएनए से डीएनए का उदय हुआ, जन्म हुआ। आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये लिखा है। डीएनए के अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुए, आरएनए से डीएनए बन गया। आरएनए पहले आया, आरएनए से डीएनए बना, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है और जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना जरूरी है। आरएनए से डीएनए बन गया। डीएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना। डीएनए के अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुए, रासायनिक रूपांतरण, और ये और ज्यादा स्टेबल हो गया।
डीएनए के अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है। डीएनए के अंदर अगर जरा सा कुछ चेंजेस हो जाते हैं, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस में कुछ बदलाव अगर हो जाते हैं, तो ये रिपेयर कर लेता है, अपनी मरम्मत स्वयं कर लेता है। ये प्रॉपर्टी आरएनए में नहीं है। आरएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है रिपेयर करने वाली। डीएनए अपनी मरम्मत स्वयं कर लेता है, आरएनए नहीं कर सकता। आरएनए वर्ड फिर से देखो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर पहले डीएनए आया या पहले आरएनए आया? तुम कहोगे पहले आरएनए आया। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, ये डीएनए से पहले आया। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था क्योंकि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग ये आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई है। यहां पर आरएनए इन्वॉल्व है, और आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल लेकिन एंजाइम की तरह काम करते थे, जो अपना काम खुद कर सकते थे। ये काट सकते थे, छांट सकते थे, जोड़ सकते थे, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस्ड आउट, काट सकते थे चीजों को। ये प्रॉपर्टी डीएनए में नहीं थी, तो शुरुआत में ऐसे ही मॉलिक्यूल चाहिए थे जो अपना काम खुद कर सके, तो इसलिए आरएनए डीएनए से पहले आया। लेकिन आरएनए कैटलिस्ट होने की वजह से, एंजाइम या कैटलिस्ट होने की वजह से, जैसे कुछ आरएनए एंजाइम की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट होने की वजह से रिएक्टिव था, रिएक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल था, इसलिए एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत महसूस होने लगी जो स्टेबल हो, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। तो आरएनए से डीएनए का जन्म हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। जो डीएनए बना उसके अंदर कुछ बदलाव हो गए, केमिकल मॉडिफिकेशंस, और वो और ज्यादा स्टेबल हो गया। डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी और है आ गई, वो अपना रिपेयर खुद कर सकता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, आरएनए होता। हम लोग आरएनए की देन है, आरएनए वर्ड, लेकिन स्टेबल है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि वो स्टेबल है आरएनए से बहुत बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट है एनसीईआरटी में सेंट्रल डॉगमा। ये क्या चीज होती है? अभी तक तुमने क्या क्या जाना, पहले ये समझो। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। फिर तुमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये जाना। वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल के बारे में जाना। फिर डीएनए की पैकेजिंग के बारे में जाना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसे पैक होता है। यूकैरियोट्स में तुमने न्यूक्लियोसोम मॉडल भी जाना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कैसे पता लगा? ट्रांसफॉर्मेशन और हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से पता लगा। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन और हर्शे एंड चेस का बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट से पता लगा। फिर डीएनए और आरएनए में कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए के साथ साथ कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है ये जाना। फिर डीएनए और आरएनए में इस दुनिया में पहले कौन आया, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, वो आरएनए था। आरएनए वर्ड के बारे में जाना। अभी तक तुमने इस चैप्टर में इतनी सारी चीजों को अच्छे से जाना। अब देखो कुछ चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं। हम ये जानते हैं कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ये हम जानते हैं। डीएनए के ऊपर जेनेटिक कोड पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए पर आ जाता है। डीएनए से कोई भी आरएनए बने, डीएनए से तीनों तरह के आरएनए बन सकते हैं। डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन सकता है, मैसेंजर आरएनए बन सकता है, या ट्रांसफर आरएनए, कोई भी आरएनए बन सकता है। सभी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन डीएनए का जेनेटिक कोड केवल मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का जेनेटिक कोड कहां पर ट्रांसफर होता है? केवल मैसेंजर आरएनए पर।
राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए पर जेनेटिक कोड नहीं होता, और इसी जेनेटिक कोड की मदद से मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो हर एक सेल के अंदर ऐसा ही चल रहा है, हर एक सेल के अंदर यही हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रही है। इस यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को सेंट्रल डॉगमा कहा था क्रिक ने। डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इस यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है, ऐसा क्रिक ने कहा था। सेंट्रल डॉगमा का मतलब एक सेल के अंदर यही केंद्रित है, इसी तरह की रिएक्शन चल रही है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रही है। लेकिन बाद में क्या पता लगा बेटा, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रीट्रोवायरसेस में, रीट्रोवायरसेस होते हैं आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, जैसे राउज सार्कोमा वायरस, ये कैंसर वाला वायरस है, इससे कैंसर होता है। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यह साबित किया रीट्रोवायरसेस में, यानी आरएनए कंटेनिंग वायरसेस में, जैसे राउज सार्कोमा वायरसेस में, कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। ये तो कहते थे कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यह साबित किया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, या इसे टेमिनिज्म कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म है, ऐसा इन्होंने रीट्रोवायरसेस में देखा। रीट्रोवायरस का एक एग्जांपल यहां पे लिखा है, राउज सार्कोमा वायरस। एचआईवी भी रीट्रोवायरस है। तो आरएनए कैन ऑल्सो सिंथेसाइज डीएनए, आरएनए भी डीएनए बना सकता है। आरएनए से डीएनए बनना यह कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म कहलाता है। तो क्रिक ने क्या कहा कि डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से प्रोटीन। इस यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इस यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को क्रिक ने कहा सेंट्रल डॉगमा। लेकिन टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यह साबित कर दिया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, यानी ये यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन ये बाई डायरेक्शनल हो गई, यानी जो सेंट्रल डॉगमा था ये उल्टा चलने लगा। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ऐसा टेमिन एंड बाल्टीमोर ने प्रूव किया। रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा तो यह कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, लेकिन बाद में टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यह बता दिया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यह सेंट्रल डॉगमा उल्टा चलने लगा, ऐसा साबित किया टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। सेंट्रल डॉगमा उल्टा चल रहा है, रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डॉगमा, ऐसा साबित किया टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रीट्रोवायरसेस में बताया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म कहते हैं। आरएनए से डीएनए बन जाना, यानी सेंट्रल डॉगमा ऐसे चल रहा था, अब ये उल्टा जा रहा है, रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डॉगमा। इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इस सेंट्रल डॉगमा को मॉडिफाई कर दिया। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इस सेंट्रल डॉगमा को मॉडिफाई कर दिया। सेंट्रल डॉगमा तो यह कहता था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। यह यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल डॉगमा, ऐसा क्रिक ने कहा था। लेकिन टेमिन एंड बाल्टीमोर ने यह साबित कर दिया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है।
आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है या टेमनिज्म कहलाता है? एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए से डीएनए बनने वाला एंजाइम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। जो चीज बनती है वो पॉलीमरेज होती है। डीएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम के आगे लगा है तो ये डीएनए बना रहा है, लेकिन ये डीएनए आरएनए से बना रहा है, आरएनए डिपेंडेंट। ऐसे याद कर सकते हो, जो चीज बन रही है वही पॉलीमरेज होगा। यहां पे डीएनए बन रहा है तो ये डीएनए पॉलीमरेज हो गया, लेकिन ये डीएनए आरएनए से बन रहा है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इस सेंट्रल डॉगमा को मॉडिफाई कर दिया और ये बताया उल्टा भी चल सकता है। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डॉगमा। आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या इसका दूसरा नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो कुछ बातें हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, देखो डीएनए से आरएनए बना, इसको तुमने क्या कहा? डीएनए से आरएनए बना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन डीएनए से डीएनए भी तो बन सकता है। डीएनए से जो डीएनए बनता है इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहले रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं रेप्लिकेशन से। डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन है। कॉपी ऑफ डीएनए टू फॉर्म मोर डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनना। कॉपी ऑफ डीएनए टू फॉर्म मोर डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है, या कह लो इंटरफेज की एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज की एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन के दौरान होता क्या है? देखो डीएनए में दो धागे होते हैं। डीएनए में दो धागे होते हैं। एक धागा होता है 3 से 5, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए में दो धागे पाए जाते हैं, ऐसा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? जब रेप्लिकेशन होता है तो ये इस धागे से भी नया डीएनए बनता है और इस वाले धागे से भी नया डीएनए बनता है। यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, यानी दोनों धागे, वो कॉपी होके नया डीएनए बनाते हैं। ऐसे देखो, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं और वो नया डीएनए बनाते हैं। ऐसे देखो, डीएनए के दो धागे हैं। पहला है स्ट्रैंड, पहला धागा यानी स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं और ये नया डीएनए बनाते हैं। ये वाला स्ट्रैंड नया डीएनए बनाता है
और ये वाला स्ट्रैंड भी नया डीएनए बनाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होकर के नया डीएनए बनाते हैं। ये वाला स्ट्रैंड भी कॉपी होके नया डीएनए बना रहा है और ये वाला स्ट्रैंड भी कॉपी होके नया डीएनए बना रहा है। तो रेप्लिकेशन के दौरान बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं और नया डीएनए बनाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब यह होता है ये जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं दो, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से रेप्लिकेशन के बाद दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल बने हैं उसमें हर एक मॉलिक्यूल में देखो, इसमें देखो पहले ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये पीला पीला वाला पुराना धागा है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है। तो जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बना है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। पुराना कितना कंजर्व रहा, पुराना कितना मौजूद है इसमें, एक, यानी 50%। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहलाता है? क्योंकि जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है, रेप्लिकेशन के बाद ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल बना है इसमें एक पुराना धागा है, वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। इसमें एक स्ट्रैंड पुराना है और ये नया बना है, इसको कॉपी करके बना है ये नया। तो जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है, जो रेप्लिकेशन के बाद बने हैं, ये और ये, एक डीएनए से ये दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल बने हैं उसमें तुम देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में देखो एक स्ट्रैंड ओल्ड है, पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। पुराना कितना कंजर्व रहा, बचा रहा 50%। 50 का मतलब सेमी। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यह होता है जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें आधा पुराना है और आधा नया है। आधा पुराना मतलब सेमी कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव नहीं होता, इतना तुम याद कर लेना। चूंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है इसलिए मत समझो इसको, यहां बस इतना ध्यान रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव नहीं होता। इनके बारे में जानने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से जान लेना, ये एनसीईआरटी ने इसको ही दे रखा है सेमी कंजर्वेटिव को। तो डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी होते हैं। इस वाले धागे पर भी नया डीएनए बनता है और इस वाले धागे पर भी नया डीएनए बनता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल में एक पुराना है और एक नया है, एक पुराना है और एक नया। पुराना आधा है, आधा नया, सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। ये देखो डीएनए के दो धागे हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। दोनों ही कॉपी होकर नया डीएनए बना रहे हैं। ये नया डीएनए बन रहा है, ये वाला धागा भी नया डीएनए बना रहा, ये वाला धागा भी नया डीएनए बना रहा। नया जो डीएनए के मॉलिक्यूल बन रहे हैं दो, एक ये बन रहा है मॉलिक्यूल और एक ये। एक डीएनए से जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसमें आधा पुराना है ओल्ड और आधा नया है न्यू। सेमी कंजर्वेटिव कहलाता, सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, सेमी कंजर्वेटिव, ऐसा वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। आगे देखो बेटा, कैसे साबित होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यह कैसे साबित हुआ? इसको साबित करने के लिए जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ वो मीजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। मीजल्सन एंड स्टॉल ने
सबसे पहले यह साबित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ऐसा उन्होंने एक प्रोकैरियोट में साबित किया और उस प्रोकैरियोट का नाम था ई कोलाई। मीजल सेल एंड स्टॉल ने पहली बार यह साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ऐसा साबित किया था एक प्रोकैरियोट में, और उस प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। तो किसी प्रोकैरियोट में सबसे पहले किसने साबित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? वो मीजल्सन एंड स्टॉल थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ई कोलाई की सेल्स को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें नाइट्रोजन कौन सी ली? इन्होंने एक मीडियम लिया, इस मीडियम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई की सेल्स को लिया। इस बैक्टीरिया को एक मीडियम के अंदर लिया। इस मीडियम में इन्होंने जो नाइट्रोजन यूज की, वो नाइट्रोजन इन्होंने यूज की N15, हैवी नाइट्रोजन। नॉर्मली नाइट्रोजन N14 होती है, ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, लेकिन इन्होंने N15 नाइट्रोजन यूज की, हैवी नाइट्रोजन। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, मोर, ये हैवी नाइट्रोजन। तो ई कोलाई की सेल्स ली एक मीडियम के अंदर, उस मीडियम में इन्होंने नाइट्रोजन ली N15, लेकिन ये नाइट्रोजन NH4Cl के रूप में ली, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इस सॉल्ट के रूप में। तो इस मीडियम में एक सॉल्ट डाला, उस सॉल्ट का नाम था NH4Cl, और इस NH4Cl के अंदर जो नाइट्रोजन यूज की वो N15 यूज की, N14 की जगह पर। अब हुआ क्या? बैक्टीरिया अपनी सेल्स को बनाने के लिए, अपने नए डीएनए को बनाने के लिए नाइट्रोजन मीडियम से लेगा। ये मीडियम की नाइट्रोजन बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, तो बैक्टीरिया का डीएनए जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस हैं और नाइट्रोजनस बेसेस में नाइट्रोजन होती है, तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को बनाने के लिए नाइट्रोजन मीडियम से लेगा। मीडियम में नाइट्रोजन N15 वाली है, तो बैक्टीरिया के डीएनए में N15 आ जाएगा। तो बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो जाएगा। ये मान लो बैक्टीरिया का डीएनए है, ये यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो जाता है, यानी दोनों धागे N15 से लेबल हो जाते हैं। डीएनए के धागे के अंदर, डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन। तो डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो N15 वाली आ जाएगी, इस धागे में भी और इस धागे में भी। बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो जाएगा N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन। ये आइसोटोपिक होती नाइट्रोजन या हैवी नाइट्रोजन है, ये आइसोटोपिक है, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव नहीं है। ये आइसोटोपिक है N15, 15 का मतलब हैवी है, डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं किया था इसने, ध्यान रखना, यहां पर हैवी नाइट्रोजन यूज किया था जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी। N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन यूज किए थे। तो ई कोलाई की सेल्स को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया, ई कोलाई सेल्स वर ग्रोन इन ए मीडियम जिसमें नाइट्रोजन कौन सी ली? कंटेनिंग N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन। N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन ली, किस रूप में ली? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के रूप में ली, अमोनियम क्लोराइड के रूप में ली इस मीडियम के अंदर। बैक्टीरिया जब अपना डीएनए बनाता है तो बैक्टीरिया के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में N15 आ जाता है, N15 से लेबल हो जाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स N15 से लेबल हो जाते हैं, उनमें N15 आ जाता है। बैक्टीरियल डीएनए वाज यूनिफॉर्मली लेबल्ड विद N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन। N15 हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का,
नॉर्मल नाइट्रोजन N14 है, N15 हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ध्यान रखना, नॉन रेडियो एक्टिव है ये। इस एक्सपेरिमेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं हो रही है। ये N15 आइसोटोपिक हैवी नाइट्रोजन है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। इतना दे लिया, इतना किया। अब आगे क्या किया इन्होंने, मीजल्सन एंड स्टॉल ने, अब इन सेल्स को जिसका डीएनए N15 से लेबल था, इन सेल्स को शिफ्ट कर दिया N14 कंटेनिंग मीडियम में। अब मीडियम फिर बदल दिया, पहले N15 में रखा था तो बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया N15 से। अब इन सेल्स को जिनके अंदर ये डीएनए है, उन बैक्टीरिया की सेल्स को जिसमें ये वाला डीएनए है, उनको शिफ्ट कर देते हैं N14 कंटेनिंग मीडियम में, और 2 जनरेशंस के लिए, फॉर 2 जनरेशन। तो उन सेल्स को जिनमें ये वाला डीएनए है, उनको 2 जनरेशंस के लिए N14 कंटेनिंग मीडियम में स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं सेल्स को। ई कोलाई की एक जनरेशन पूरी हो जाती है 20 मिनट में। एक जनरेशन को कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। ई कोलाई की एक जनरेशन को पूरा होने में 20 मिनट लगते हैं। तो 2 जनरेशन को पूरा होने के लिए कितने मिनट चाहिए? 40। तो 40 मिनट के लिए शिफ्ट कर दिया इन सेल्स को N14 कंटेनिंग मीडियम में। तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। ये देखो, बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया N15 से। अब इन सेल्स को शिफ्ट कर दिया गया 2 जनरेशन के लिए N14 कंटेनिंग मीडियम में। ये जनरेशन 1 हो गया। पहली जनरेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। ये जनरेशन 2 है, 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए। एक जनरेशन को पूरा होने में 20 मिनट लगते हैं, 2 जनरेशन 40 मिनट्स में पूरी होंगी। तो 40 मिनट्स के लिए N15 कंटेनिंग सेल्स को N14 मीडियम में रख दिया। 20 मिनट बाद, यानी पहली जनरेशन के बाद, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बने, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल, और दूसरी जनरेशन के बाद 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बने। इसको समझने के लिए पहले इधर आओ। ये है टेस्ट ट्यूब। इसको तुम ऐसे समझ लो, ये टेस्ट ट्यूब है। इसको ऐसे घुमा सकते हो। यहां पर ये जो बैक्टीरिया है, इनका डीएनए लेबल था N15 को कहते हैं हैवी नाइट्रोजन। ये था हैवी, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका जो बैंड है वो नीचे मिलता है। इस डीएनए का, ये डीएनए कहां मिलता है? ये डीएनए टेस्ट ट्यूब में, ये देख रहे हो यहां पर नीचे बना हुआ है, नीचे है ये बैंड। एक चीज और कायदे से समझो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। इन ई कोलाई की सेल को 2 जनरेशन के लिए N14 कंटेनिंग मीडियम में रखा गया। हर एक जनरेशन में सेल के अंदर से डीएनए को निकाला गया। यहां पर भी डीएनए को निकाला गया, यहां पर भी डीएनए को निकाला गया, और यहां पर भी डीएनए। डीएनए को निकाला जो जाता है सेल से, वो एक टेक्निक के जरिए निकाला जाता है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से बैक्टीरिया की सेल के अंदर से डीएनए को निकाल लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, टेस्ट ट्यूब को ऐसे से घूमती हैं। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से
हर एक स्टेज पर डीएनए को सेल से बाहर निकाला जाता है। यहां पर N15 N15 था, जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये ऐसे बनाया जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे बनता है। यहां पर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी 100 है, यहां 90 है, यहां 80 है, यहां 70 है, यहां 60 है, यहां 50। इस टेस्ट ट्यूब में ले रखा है सीजियम क्लोराइड और उसका डेंसिटी ग्रेडियंट ऐसे बनाया गया। सबसे ज्यादा डेंसिटी नीचे है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। सीजियम क्लोराइड का इस तरीके से ग्रेडियंट तैयार किया गया। सुक्रोज का भी बना सकते हो ग्रेडियंट, लेकिन इन्होंने मीजल्सन एंड स्टॉल ने सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया इस तरीके से। जब इस ग्रेडियंट के अंदर बैक्टीरिया के डीएनए को सेपरेट किया गया, बैक्टीरिया की सेल से डीएनए को निकाला गया, तो बैक्टीरिया के डीएनए की डेंसिटी जहां पर सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच कर जाती है, बैक्टीरिया का डीएनए वहीं रुक जाता है। बैक्टीरिया का डीएनए नीचे मिला, यहां पर एक बैंड मिला, यहां पर डीएनए था। तो पहले वाले इस वाले केस में जब बैक्टीरिया के डीएनए में N15 N15 था, जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो बैक्टीरिया की सेल से डीएनए निकला और बैक्टीरिया के डीएनए की डेंसिटी जिस जगह पे सीजियम क्लोराइड से मैच कर जाती है, डीएनए वहीं रुक जाता है, एक बैंड अपीयर होता है, एक बैंड जैसा दिखता है। अब N15 N15 तो हैवी डीएनए है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका बैंड नीचे मिलता है, थोड़ा नीचे मिलता है, नीचे है, देखो यहां मिल रहा है, टेस्ट ट्यूब में नीचे है। तो N15 N15 का जो बैंड मिला वो नीचे था। सेकंड जनरेशन के बाद क्या हुआ? सेकंड जनरेशन के बाद उनको एक ऊपर बैंड मिला, ये तो नीचे है, ये नीचे है। फर्स्ट जनरेशन के बाद जब इन सेल्स को N14 कंटेनिंग मीडियम में शिफ्ट कर दिया, तो पहली जनरेशन यानी 20 मिनट के बाद, पहली जनरेशन मतलब 20 मिनट के बाद उनको डीएनए का एक बैंड मिला। इस सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में जो डीएनए का जो बैंड मिला वो नीचे नहीं मिला, यहां तो नीचे मिल रहा था। नीचे का मतलब भारी है डीएनए, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, N15 सबसे हैवी है। इनको एक ऊपर बैंड मिला, इस बैंड से ऊपर मिला बैंड, यानी इस वाले बैंड की डेंसिटी इससे कम है। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो नीचे मिलेगा, नीचे डेंसिटी ज्यादा होने पर नीचे मिला। तो जब इन सेल से डीएनए को निकाला तो एक डेंसिटी बैंड मिला, वो नीचे मिला। ये N15 हैवी था, इसी वजह से नीचे बैंड मिला। अब एक जनरेशन के बाद यानी 20 मिनट के बाद उनको एक बैंड थोड़ा ऊपर मिला, इस वाले से ऊपर यहां पे मिला। ये इसका मतलब ये इससे हल्का है, इस वाले से हल्का, तभी तो ऊपर आ रहा है। हल्के में दो हो सकते हैं, हल्के में N15 N14 भी हो सकता था या N14 N14 भी हो सकता था, यही तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये तय करने के लिए जो हल्का बैंड आया है ये N15 N14 है या N14 N14 है, इसके लिए एक जनरेशन N14 में और रखा, तो 2 से 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। और इनको एक बैंड तो वहीं मिला जब सेल्स के अंदर से डीएनए निकाला सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर, तो इनको एक बैंड तो वहीं मिला जो ये पहले वाला मिला था। लेकिन एक बैंड और ऊपर मिला, एक बैंड ऊपर मिला, तो इसका मतलब ये वाले डीएनए की डेंसिटी इससे कम है, ये बहुत हल्का है। और सबसे हल्का कौन सा था? N14 N14। तो N14 N14 को कहते हैं लाइट डीएनए। N14 N14 को क्या कहते हैं? लाइट डीएनए। तो एक बैंड मिला इनको नीचे सबसे, N15 N15 का, वो हैवी डीएनए था।
एक जनरेशन के बाद इसके ऊपर एक बैंड मिला, इसका मतलब ये थोड़ा हल्का था, इससे ये हल्का है ये वाला, इस हल्के वाले में ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसको साबित करने के लिए एक जनरेशन और आगे ले गए, तो एक बैंड और मिल गया ऊपर, एक बैंड और ऊपर मिल गया ये वाला। तो इसका मतलब ये सबसे हल्का है, यही तीन कॉम्बिनेशन है, ये सबसे हल्का है N14 N14, और जो बीच में मिल रहा है वो N15 N14 है। N15 N14 को कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट डीएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डेंसिटी, इंटरमीडिएट डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच में है, इंटरमीडिएट है। पहले ही एक्सपेरिमेंट से, पहली जनरेशन बाद ही साबित हो गया था, जब एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये N15 था, ये भी N15 था, तो पहली जनरेशन में क्या बना? पहली जनरेशन में N15 N14 बन रहा है। मीडियम क्या है ध्यान रखना, फिर से इसको एक बार कायदे से और समझ लो। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको पहली बार साबित किया था मीजल्सन एंड स्टॉल ने, एक प्रोकैरियोट में ई कोलाई में साबित किया था। इन्होंने ई कोलाई की सेल्स को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें नाइट्रोजन N15 यानी हैवी नाइट्रोजन थी। नाइट्रोजन जो उन्होंने यूज की थी वो NH4Cl के रूप में यूज की थी, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के रूप में। कुछ जनरेशन के बाद बैक्टीरिया का डीएनए लेबल हो गया N15 से, दोनों स्ट्रैंड N15 से लेबल हो जाते हैं। अब इन सेल्स को दो जनरेशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं, यानी टोटल 40 मिनट के लिए शिफ्ट कर देते हैं N14 कंटेनिंग मीडियम में, और हर एक जनरेशन पे हम बैक्टीरिया की सेल से डीएनए को निकाल लेते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। जहां पर डीएनए की डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी से मेल खा जाएगी, डीएनए वहीं रुक जाता है और एक बैंड देता है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, ये N15 N15 था, ये N15 N15। अब मीडियम क्या कर दिया? N14, दो जनरेशन के लिए N14 में कर दिया। तो N15 वाला धागे के ऊपर जो नया धागा बनेगा, ये दो धागे थे N15 N15, इसको सीधा बनाओ, N15 N15 ऐसे बनाया तुमने। मीडियम क्या है? N14। बैक्टीरिया नया डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन मीडियम से लेगा, मीडियम मतलब N14 वाली नाइट्रोजन लेगा, तो इस धागे के ऊपर जो नया धागा बनेगा वो N14 वाला बनेगा। इस धागे के ऊपर जो नया वाला धागा बनेगा वो N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है? N14। और इस वाले धागे पर भी जो नया वाला डीएनए बनेगा वो भी N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है? N14। तो ये दो धागे बन गए, एक बना N15 जो पहले वाला धागा था ये वाला, और दूसरा वाला धागा जो बना हरे वाला, ये जो बना है वो N14 ये वाला। इस वाले धागे पर भी ऐसे ही हुआ, ये वाले धागे पर भी N15 था, चूंकि मीडियम N14 है तो नया धागा N14 बना। तो जो नए डीएनए के जो मॉलिक्यूल बने हैं वो N15 N14 है। यहीं पर ही साबित हो जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि जो डीएनए का मॉलिक्यूल नया बना है इसमें एक पुराना है और एक नया है, आधा पुराना आधा नया, यानी सेमी कंजर्वेटिव। वो यहां पर ही साबित हो जाता है। लेकिन अगली जनरेशन में क्यों ले गए? क्योंकि ये जो बैंड मिला था ये N14 N14 भी तो हो सकता था भैया। N15 N15 तो नीचे था ये वाला, पहली जनरेशन के बाद जो इनको बैंड मिला था वो इससे ऊपर मिला, यानी ये हल्का होगा। हल्के में तो दो हैं, N15 N15 से हल्के तो दोनों हैं। कौन से हल्के हैं? N15 N15 से हल्के वाले N15 N14 भी हल्का है और N14 N14 भी हल्का है। तो यहां पर यह नहीं तय हो पाया कि इन दोनों में से कौन सा है, तो एक जनरेशन और आ लेगा N14 में। एक जनरेशन और ले जाने से क्या हो गया?
एक जनरेशन और ले जाने से एक बैंड ऊपर मिल गया, इस वाले बैंड के ऊपर भी एक बैंड आगे मिल गया। तो ये 100% साबित हो गया कि सबसे ऊपर वाला सबसे हल्का है N14 N14, जो बीच में मिला है वो बीच का है N15 N14, और जो पहले वाला था जो सबसे नीचे था वो सबसे भारी था, इस ग्रेडियंट में सबसे नीचे था, वो N15 N15 था। तो बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया N15 N15 से, इन सेल्स को शिफ्ट कर दिया 2 जनरेशन के लिए यानी 40 मिनट के लिए N14 कंटेनिंग मीडियम में। पहली जनरेशन में एक बैंड मिलता है जो रहा ऊपर है, और दूसरी जनरेशन में 2 बैंड मिले, इस वाले बैंड से भी ये ऊपर मिला। तो इसका मतलब ये वाला डीएनए सबसे हल्का है, ये N14 N14 है, और उसके नीचे जो N15 N14, और सबसे नीचे N15 N15 जो ये वाला था। अब डीएनए में क्या हुआ जरा देखो ऊपर, जब इन सेल्स को N14 कंटेनिंग मीडियम में रखा गया तो क्या होगा, ऐसा देखो फिर से, ये है N15 N15, ये दोनों धागों को हमने सीधे बना दिया। मीडियम क्या है N14, तो जो नया धागा बनेगा वो N14 बनेगा। तो एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये, एक डीएनए ये बन गया, और एक डीएनए ये N15 N14 N15 N14। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या, ये तो पहली जनरेशन हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, अब हमारे पास 4 धागे हैं। 4 कौन कौन से धागे जरा देखो, पहले वाला N15 है, पहले वाला N15 है, दूसरा N14 है, दूसरा N14 है, तीसरा भी N14 है, लेकिन चौथा N15 है। अब देखो हमारे पास ये 4 स्ट्रैंड है। मीडियम क्या है, मीडियम तो N14 है, तो नया डीएनए जो बनेगा वो N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, मीडियम N14 है। तो नया डीएनए बनाओ, N15 के ऊपर क्या बनेगा, N15 के ऊपर N14 बनेगा, ये क्योंकि मीडियम N14 है। N14 के ऊपर भी N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, N14 है। इस N14 के ऊपर भी N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, N14 है। और इस N15 के ऊपर भी N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, मीडियम N14 है। तो ये 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए, जिसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल ये वाले देखो, N14 N14, और ये वाले भी N14 N14। तो ये वाले देखो, ये वाले, ये है N14 N14, ये वाला समझ लो, ये वाला धागा हो गया N14, ये वाला देखो, ये N14 N14, ये वाला डीएनए समझ लो। दूसरा वाला देखो, ये रेड है N15 और ये N14, ये वाला समझ लो। और ये वाला समझो, रेड वाला है N15 और ये हो गया N14, ये हो गया लास्ट वाला। तो 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बने, जिसमें N14 N14 था, जिसका बैंड हमको ऊपर मिलेगा, हल्का है, ये 2 मॉलिक्यूल। और 2 मॉलिक्यूल डीएनए के बने N15 N14। N14 N14 सबसे हल्का, इसका बैंड ये मिला, N15 N14 का बैंड ये है नीचे। तो ये वाला जो बैंड था यहां पर, ये जो बैंड मिला था, ये जो बैंड मिला था वो N15 N14 का था, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बैंड मिल गया यहां पे, और सबसे हल्का वही था N14 N14। तो इस तरीके से तुम सवाल करना, 2 जनरेशन के बाद 2 डीएनए के मॉलिक्यूल जो बने वो N14 N14 वाले बने, ये वाला और ये वाला, यानी लाइट डीएनए, और 2 हमको मिले N15 N14 ये वाले, यानी इंटरमीडिएट डीएनए।
तो 4 डीएनए के मॉलिक्यूल में से 2 डीएनए कैसे मिले? 2 इंटरमीडिएट थे। 4 मॉलिक्यूल्स में से, 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स में से 2 लाइट थे। लाइट का मतलब N14 N14, और 2 इंटरमीडिएट थे N15 N14। पहले ही स्टेज पे साबित हो जाता है, ये तो N15 N14 था ना, N15 मतलब पुराना, N14 मतलब नया, आधा पुराना आधा नया, सेमी कंजर्वेटिव, वो यही साबित हो जाता है। लेकिन एक जनरेशन इसलिए आगे ले गए, वो ये तय करने के लिए ले गए कि ये जो बैंड है कहीं N14 N14 तो नहीं है, क्योंकि ये ऊपर आया हल्का था, हल्के में 2 थे, N15 N15 से हल्के 2 हैं, N15 N14 और N14 N14। तो ये तय करने के लिए एक जनरेशन आगे ले गए, तो आगे ऊपर एक और बैंड मिल गया, तो ये तय हो गया सबसे ऊपर वाला N14 N14, और जो बीच में मिला है वो N15 N14, और जो सबसे नीचे था ये वाला वो N15 N15 था। सवाल कैसा आता है? सवाल ये आता है कि ई कोलाई की सेल्स को N15 कंटेनिंग मीडियम में कुछ समय के लिए रखा गया, जिससे कि बैक्टीरिया का डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया N15 से। अब इन सेल्स को 2 जनरेशन के लिए या 1 जनरेशन के लिए जो सवाल में पूछा जा सकता है, मान लो 2 जनरेशन के लिए N14 कंटेनिंग मीडियम में रख दिया। 2 जनरेशन नहीं लिखा होगा तो 40 मिनट लिखा होगा, क्योंकि 1 जनरेशन 20 मिनट में पूरी हो जाती है, तो या तो मिनट लिखा होगा या जनरेशन। 40 मिनट के लिए या 2 जनरेशन के लिए N14 में इन सेल्स को रख दिया गया। तो 2 जनरेशन के बाद जो डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, उसमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी डेंसिटी लाइट होगी, और कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी। अरे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिनकी डेंसिटी लाइट है, 4 में से 2, तो 50% लाइट हो गए, और 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है, 4 में से 2 हो गए इंटरमीडिएट, यानी 50% इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना, जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो मीडियम के हिसाब से बनेगा। ये वाला जो था नहीं, तुमने ये देखा था, ये वाला, ये N15 था, ये N15 था, ऐसा था। मीडियम क्या है? N14। जो नया धागा बनेगा इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, N15 के ऊपर जो नया धागा आएगा, नया स्ट्रैंड आएगा, वो मीडियम के अकॉर्डिंग आएगा। तो मीडियम N14 है, तो नया स्ट्रैंड कैसे आएगा? नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो N14 होगा, ध्यान रखना। तो जैसा मीडियम होगा वैसा ही नया स्ट्रैंड बनेगा। तो N15 N14 N15 N14 ये बन गया। फिर मीडियम N14 है, तो जैसा मीडियम होगा वैसा स्ट्रैंड बनेगा, ये ध्यान रखना, जैसे हमने यहां पे बताया। इसको अच्छे से देख लेना, 4 में से 2 इंटरमीडिएट और 2 लाइट बनते हैं, 50% इंटरमीडिएट 50% लाइट। तो ई कोलाई की सेल्स को क्या किया इसने? ई कोलाई की सेल्स को ग्रो किया एक ऐसे मीडियम में जिसमें N15 आइसोटोपिक नाइट्रोजन ली, NH4Cl और नाइट्रोजन N15 ली। कई जनरेशन के बाद बैक्टीरिया का डीएनए N15 से लेबल हो गया। N15 हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होती, तो इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। डेंसिटी के हिसाब से सेपरेशन है, सब जो भी है वो एक्सपेरिमेंट वो डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। N15 की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, हैवी डीएनए, इसका बैंड नीचे मिलता है। N15 N14 की डेंसिटी N15 N15 से थोड़ी कम है, N15 N14 की डेंसिटी थोड़ी कम है, थोड़ा ऊपर बैंड मिला। N14 इसकी डेंसिटी सबसे कम है, सबसे ऊपर बैंड मिलेगा। तो ई कोलाई के डीएनए को, ई कोलाई की सेल्स को N15 कंटेनिंग मीडियम में, N15 कंटेनिंग मीडियम में रखा गया, जिससे कि उसका डीएनए यूनिफॉर्मली लेबल्ड हो गया N15 दोनों डीएनए पे आ गया। अब इन सेल्स को शिफ्ट कर देते हैं N14 कंटेनिंग मीडियम में 2 जनरेशन मतलब कितने मिनट्स? 40 मिनट के लिए। और हर एक जनरेशन में डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं ई कोलाई से। बाहर निकालने का तरीका हमने बताया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी लेते हैं सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह का ग्रेडियंट बना सकते हो जिसमें सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी नीचे से ज्यादा है, फिर ग्रेजुअली कम होती जा रही है। ये ग्रेडियंट है। डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं डेंसिटी के हिसाब से। तो ये एक्सपेरिमेंट डेंसिटी के हिसाब से डीएनए के मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है। N15 N15 डीएनए की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो उसका बैंड तुमको नीचे मिलेगा। N15 N14 की डेंसिटी थोड़ी कम है तो बैंड थोड़ा ऊपर मिला। और N14 N14 डीएनए का बैंड सबसे ऊपर मिलता क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो डेंसिटी के आधार पर डीएनए का सेपरेशन हो रहा है और साबित किया जा रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक ही जनरेशन के बाद साबित हो जाता है सेमी कंजर्वेटिव। N15 N14 एक धागा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो एक धागा बना N15 ये पुराने जैसा है और एक नया धागा बना N14 तो आधा पुराना आधा नया, सेमी कंजर्वेटिव यहीं पे तय हो गया। एक जनरेशन आगे इसलिए ले गए इसको साबित करने के लिए कहीं ये N14 N14 तो नहीं है, ये वाला बैंड N14 N14 का तो नहीं था। इसको साबित करने के लिए एक जनरेशन और ले गए आगे तो एक बैंड और ऊपर मिल गया। जो सबसे ऊपर वाला था वो निश्चित रूप से सबसे हल्का था, वो N14 N14 था और ये बीच वाला N15 N14 था। रिजल्ट्स का हमने बता ही दिया तुमको। पहली जनरेशन के बाद क्या है, एक बैंड मिला। पहली जनरेशन के बाद डीएनए ने एक डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड दिया, यानी डीएनए की जो डेंसिटी थी पहली जनरेशन के बाद वो N15 N14 थी, N15 N15 नहीं थी। N15 N15 लिया, मीडियम क्या रखा, N14 रखा। जो नया धागा बनेगा वो मीडियम के हिसाब से बनेगा। तो दो धागे बने, पहला धागा बना N15 N14, दूसरा धागा बना N15 N14। ये जो नया धागा N14 वो मीडियम के हिसाब से बनेगा। तो पहली जनरेशन के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल बना उसमें एक स्ट्रैंड N15 था और दूसरा स्ट्रैंड N14 था, N15 N15 की जगह पर। दो जनरेशन के बाद इसको दो बैंड दिखाई पड़े, दो जनरेशन के बाद दो बैंड दिखाई पड़े, ये तो दो मॉलिक्यूल हो गए। अगली जनरेशन में क्या रखा, N14 में रखा इसने। तो इस वाले पर, इस N15 के ऊपर जो नया डीएनए बनेगा इस वाले के ऊपर, मीडियम N14 है तो N14 बनेगा। इस वाले के ऊपर N14 के ऊपर जो नया डीएनए बनेगा मीडियम के हिसाब से, मीडियम N14 है तो N14 बनेगा। इस वाले को देखो, इस N15 के ऊपर नया डीएनए जो बनेगा वो मीडियम के हिसाब से बनेगा, मीडियम N14 है तो N14 बनेगा। और लास्ट वाला N14 है, इसके ऊपर जो नया डीएनए बनेगा वो मीडियम के हिसाब से बनेगा, यानी N14। तो नेक्स्ट जनरेशन पे दो डेंसिटी बैंड मिले, दो डेंसिटी बैंड मिले। एक बैंड तो मिला इसका N15 N14 का, यानी दो मॉलिक्यूल ये बने। और जो दूसरा बैंड मिला वो ये था N14 N14, दो मॉलिक्यूल ये बने। तो एक बैंड इसका मिला और एक बैंड इसका मिला। इसका ऊपर होगा थोड़ा क्योंकि N14 N14 हल्का है, ये थोड़ा नीचे मिला, ये N15 N14 था। तो दो जनरेशन के बाद क्या हुआ, दो डेंसिटी बैंड मिलते हैं, एक तो N15 N14 का और दूसरा N14 N14 का मिला। तो जब ई कोलाई की सेल को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, शुरुआत में ई कोलाई की सेल्स को N15 हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन से लेबल करने के बाद जब उन सेल से डीएनए को निकाला गया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, तो शुरुआत में बैंड तो नीचे मिला था, ये बैंड था N15 N15 का। एक जनरेशन के बाद क्या हुआ, दो बैंड मिले,
एक जनरेशन के बाद इससे ऊपर बैंड मिला, सॉरी 2 बैंड नहीं, एक जनरेशन के बाद इसके ऊपर एक बैंड मिला, यहां ये बैंड मिला, यानी ये बैंड ऊपर जो मिला है ये इससे हल्का है तभी ऊपर आ रहा है। इस ऊपर वाले में क्या था, इस ऊपर वाले में था N15 N14। एक जनरेशन के बाद और क्या देखा गया, एक जनरेशन के बाद 2 बैंड्स मिले, एक जनरेशन के बाद 2 बैंड्स मिले। एक तो यही मिला जहां पर ये था, ये N15 N14 का था। एक इससे ऊपर मिला, इससे ऊपर मिला, जो सबसे ऊपर मिला उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, ये तो तय है। ये सबसे हल्का था, और सबसे हल्का वाला कौन सा नाइट कॉम्बिनेशन हमने बताया, N14 N14। N15 N15 कहलाता है हैवी डीएनए, N15 N14 कहलाता है इंटरमीडिएट, इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका बैंड नीचे मिलेगा, इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट, बीच में बैंड मिलता है। और N14 N14 ये सबसे हल्का डीएनए था, ये था लाइट डीएनए, इसका बैंड सबसे ऊपर। तो N15 N15 का बैंड सबसे नीचे, इसके ऊपर N15 N14 का, और सबसे ऊपर N14 N14 यानी लाइट डीएनए का। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस डीएनए ने यह साबित कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। एनसीईआरटी ने एक सवाल दिया है, कहता है इन सेल्स को 40 मिनट की जगह 80 मिनट रखते हैं, तो कह रहा है कि कितने डीएनए के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लाइट होंगे और कितने इंटरमीडिएट यानी हाइब्रिड डीएनए होंगे। 40 की जगह 80 मिनट N14 में रखने के बाद कितने डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे जो लाइट होंगे और कितने हाइब्रिड यानी इंटरमीडिएट होंगे। लाइट का मतलब N14 N14 कितने होंगे, और इंटरमीडिएट या हाइब्रिड का मतलब N15 N14 ये कितने होंगे। इसको तुम निकाल लेना, इसी तरीके से निकाल के दिखाना। एक जनरेशन 20 मिनट में पूरी होती है, तो 80 मिनट का मतलब 4 जनरेशन हो गई। 2 जनरेशन तक तो यहां आ ही गए, इसके आगे का कर लेना। जैसा मीडियम होगा वैसा धागा बनेगा। इस N15 वाले पर धागा जो बनेगा वो N14 बनेगा क्योंकि मीडियम N14 है। इस N14 वाले पर जो धागा बनेगा N14 बनेगा क्योंकि मीडियम N14 है। इसका इसी तरह से सारे धागे निकाल लेना, तो 4 से 8 मॉलिक्यूल बनेंगे 20 मिनट के बाद, यानी 60 मिनट। चूंकि 80 मिनट है, एक जनरेशन और आगे ले जाना पड़ेगा, तो 8 से 16 बनेंगे। जितनी भी जनरेशन तुम ले जाओगे, तुम ध्यान रखना, तुम आगे जब रिजल्ट निकालोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, इंटरमीडिएट तो केवल 2 ही बनते हैं, इंटरमीडिएट 2 ही बनेंगे, यह ध्यान रखना, और बाकी सारे लाइट बनेंगे। रेस्ट जितने भी बचेंगे वो सब लाइट बनेंगे। अरे यहां पर कैसे बन रहे हैं, 2 लाइट हैं और 2 इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट 2 से ज्यादा होंगे नहीं अब, क्योंकि मीडियम N14 है, आगे सब N14 ही तो ऐड होगा। तो आगे जब यहां पर कितने बने हैं, पहली जनरेशन के बाद 2 बने थे, दोनों इंटरमीडिएट से, ऐसा था। पहली जनरेशन के बाद जो बना था वो ये था N15 N14, N15 N14। दूसरी जनरेशन के बाद 2 डीएनए के मॉलिक्यूल से 4 बने, ये 4 है। N15 N14 ये पहला है, दूसरा N14 N14, तीसरा N15 N14 और चौथा N14 N14। इसके बाद बनेंगे 4 से 8। 8 जो बनेंगे इंटरमीडिएट हमेशा 2 ही रहेंगे,
इंटरमीडिएट 2 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 2 ही धागे N15 है यहां पे और मीडियम यहां पे N14 है। तो आगे बनने वाले जितने भी धागे होंगे सब N14 होंगे। तो 2 ही इंटरमीडिएट बनेंगे और 6 बनेंगे लाइट। ये तो हो गया एक जनरेशन के बाद यानी 20 मिनट बाद। फिर एक जनरेशन और लगाओ 20 मिनट बाद, तो टोटल 16 डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, जिसमें इंटरमीडिएट तो केवल 2 ही होंगे क्योंकि मीडियम तो N14 ही है और 14 जो होंगे वो लाइट होंगे। इस तरीके से और प्रैक्टिस करना घर पे और याद करने की कोशिश करना। आगे जनरेशन जितनी भी जा रही है इंटरमीडिएट केवल 2 ही है और लाइट बढ़ते जा रहे हैं। मीडियम ध्यान रखना N14 है। यह तो पहली बार साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है मीजल्स एंड स्टॉल ने, लेकिन एक प्रोकैरियोट में उसका नाम था इकोलाई। यूकैरियोट में सबसे पहले किसने साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? यूकैरियोट में टेलर ने सबसे पहले साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इनका एक्सपेरिमेंट कहलाता है ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट, यानी इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया था, जबकि मीजल्स एंड स्टॉल ने डीएनए की डेंसिटी का इस्तेमाल किया था। हैवी और लाइट डीएनए की मदद से साबित किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। टेलर ने रेडियो एक्टिविटी से साबित किया और यूकैरियोट में पहली बार साबित किया। प्रोकैरियोट में पहली बार साबित किया था मीजल्स एंड स्टॉल ने, यूकैरियोट में पहली बार साबित किया टेलर ने। टेलर के ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट की मदद से यह साबित हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। यह ऐसा एक यूकैरियोट में करके दिखाया उन्होंने, और उस यूकैरियोट का नाम था वीसिया फाबा, ब्रॉड बीन, बाकला की फली, बाकला। तो वीसिया फाबा जो कि एक यूकैरियोट है, इसमें सबसे पहले साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। यूकैरियोट ध्यान रखना, देखो सबसे पहले किसने साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? मीजल्स एंड स्टॉल ने, और उन्होंने प्रोकैरियोट में किया था, ई कोलाई में। पहली बार यूकैरियोट में किसने साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? टेलर ने। तो टेलर ने क्रोमोसोम लेवल पर जाके यह साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्रोमोसोम का जो एक क्रोमैटिड था, वो क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड रेडियो एक्टिव था, ये वाला रेडियो एक्टिव उनको मिला, और दूसरा क्रोमैटिड इनको नॉन रेडियो एक्टिव मिला, यानी आधा क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव, आधा नॉन रेडियो एक्टिव मिला। यह साबित कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्रोमोसोम के स्तर पे जाके क्रोमोसोम लेवल पे साबित किया। हालांकि जो क्रोमोसोम लेवल पर जो रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है वो डीएनए की वजह से होती है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। एक क्रोमैटिड में एक डीएनए का मॉलिक्यूल, इस वाले में दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल। एक क्रोमैटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जो इस वाले क्रोमैटिड में डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव हो रहा था। इस वाले में जो डीएनए का मॉलिक्यूल था इस क्रोमैटिड में, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, इसी वजह से ये क्रोमैटिड नॉन रेडियो एक्टिव था। बहुत डिटेल में बेटा मत जाना। यूकैरियोट में सबसे पहले किसने साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? टेलर ने। क्रोमोसोम के लेवल पे जाके साबित किया और यह दिखाया कि आधा क्रोमोसोम रेडियो एक्टिव है और आधा नॉन रेडियो एक्टिव। ये आधा रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम क्यों था? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी। तो ही प्रूव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है। ये इन्होंने साबित किया। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है, ये इन्होंने साबित कर दिया। इस वाले क्रोमैटिड में रेडियो एक्टिविटी थी क्योंकि इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव होगा।
इस वाले क्रोमेटिड में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है। आधा रेडियो एक्टिव, आधा नॉन रेडियो एक्टिव, सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने डीएनए में जो रेडियो एक्टिविटी ली थी, वो थायमिन जो इन्होंने यूज किया था, इन्होंने वो रेडियो एक्टिव यूज किया था। डीएनए में जो थायमिन यूज किया था वो रेडियो एक्टिव लिए लिया था, इसकी वजह से डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आई थी। इन्होंने जो थायमिन यूज किया था वो रेडियो एक्टिव था, इसी वजह से डीएनए और क्रोमोसोम में रेडियो एक्टिविटी आई। तो इनके एक्सपेरिमेंट को ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया था, जबकि मीजल्सन एंड स्टॉल ने डेंसिटी का इस्तेमाल किया था। डीएनए हैवी है, इंटरमीडिएट है या लाइट है। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ा लेना, काफी समझने वाला लेक्चर है।